अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ क्वांटम नंबर। बेटे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। क्वांटम नंबर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का है, और केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से उसी वक्त अंडरस्टैंड कर सकते हो जब आपको क्वांटम नंबर्स की सही तरीके से समझ होगी। तो ना सिर्फ चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये चैप्टर 6 में भी आपकी हेल्प करेगा। समझ लें कि वहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बेस जो है ये टॉपिक है, तो आपने बड़े ध्यान से फोकस करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर जो हमारे पास है, टर्म है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को समझते हैं कि क्वांटम नंबर जो है वो क्या चीज़ है। अब क्वांटम नंबर डेफिनेशंस दो तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन ये दोनों डेफिनेशंस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम जर्नली जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस तरह से किसी भी इंसान का एड्रेस होता है, जैसे सपोज़ हमारा कोई एड्रेस है, कोई हमें जो है वो सर्च कर रहा है हमारे सिटी में, या कोई हमें कोई चीज़ पोस्ट करना चाह रहा है, तो वो हमारा एड्रेस लिख रहा होता है। तो एड्रेस में वो सबसे पहले हमारे सिटी का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर कॉलोनी मेंशन की जाती है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर मेंशन किया जाता है, और स्ट्रीट नंबर के बाद जो है वो उसमें हाउस नंबर मेंशन किया जाता है। अब हाउस नंबर इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि जिसके लिए लेटर या जिसके लिए कोई पार्सल आया है, तो वो इंसान उसी घर में ज़्यादातर टाइम स्टे करेगा। तो 90, जैसे मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह लूँगी, 95% चांसेस हैं कि वो उसी घर में जो है वो मौजूद होगा। अब देखें, हमने किसी इंसान को ट्रेस किया, तो किसी भी इंसान को ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक एड्रेस मौजूद है, और उसमें हम बड़े सीक्वेंस के साथ चलें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम हाउस नंबर को सर्च करना शुरू हो गए। अगर डायरेक्टली हम हाउस नंबर को सर्च करना शुरू हो जाएँ तो शायद कभी भी हम पोस्टल एड्रेस तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमने पहले सिटी को सर्च किया, फिर कॉलोनी को सर्च किया, देन हमने स्ट्रीट नंबर को सर्च किया, उसके बाद हाउस नंबर तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, और हमने फाइंड कर लिया कि जनाब ये जो भी XYZ जो भी पर्सन है वो इस घर में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह एटम को आप यूँ समझ लें कि एटम जो है वो एक सिटी है। समझ लें, इसको कंसिडर कर लें कि सिटी है, और उस सिटी में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, हमने इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि जनाब इलेक्ट्रॉन एटम में एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद है। तो हम उसका एड्रेस लेकर चलेंगे। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, क्वांटम नंबर्स असल में ये एड्रेस ही है उस इलेक्ट्रॉन का। इस एड्रेस को लेकर हम चलते हैं। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये क्वांटम नंबर इसके लिए इसके साथ लगाया गया है कि डिजिट के फॉर्म में हम मेंशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन देखें, एक दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है, set of numerical values या set of numbers which completely describe the electron in an atom। के नंबर्स का या डिजिट्स का एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है कि वो किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और किस तरह से स्पिन कर रहा है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का ऐसा सेट होता है विच गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा बेटे, ये जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक इक्वेशन जो थी वो दी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम इसको ड्राइव करें या इसको हम सॉल्व करके देखें तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाता है। ये काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, हमने उस साइड पर नहीं जाना, लेकिन आपको सिर्फ टॉपिक से जो रेलेवेंट करती बात है वो ये है कि अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो उसके लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एक सेट आ जाता है। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट होता है वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसकी लोकेशन हमें बता रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज उसके बारे में हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं, और आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो इस तरह से लिखी गई है। टोटल जो है वो 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं। अब ये जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं,
इनमें से पहले क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, वो स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग LE लिख देते हैं। ठीक है, वो असूल वाला प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल बड़े वाला प्रिंसिपल है, जैसे सरबरा के लिए हम यूज़ करते हैं बड़ा। ठीक है, सरबरा प्रिंसिपल। इसको हम क्यों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं? क्योंकि बाकी के जो क्वांटम नंबर हैं वो इसी क्वांटम नंबर से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर से आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई डिजिट्स होंगे ये। अब ये डिजिट्स क्या हैं? इन डिजिट्स का हमें क्या फ़ायदा होता है? इन डिजिट्स का हमें फ़ायदा होता है कि ये डिजिट्स हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताते हैं। अच्छा देखिए बेटे, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल्स। ये तीनों चीज़ें एक ही नाम हैं, कि एक ही चीज़ के नाम हैं ये तीनों। ठीक है, इनको आपने अलग अलग कंसिडर नहीं करना। आप शेल भी कह सकते हो, उसी को आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, उसी को आप एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो। ये सेम चीज़ है, उसके अलग अलग नाम हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पिछले टॉपिक को जहन में लाते हैं। हमने बोहर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, तो सपोज कि हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये उसका सेकंड ऑर्बिट है। कंसिडर कि ये जो है वो थर्ड ऑर्बिट है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी, अब जैसे ये आउटर से इनर में जा रहा है, तो हमने पढ़ा था कि आउटर से इनर में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में नज़र आती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो हमें जब स्पेक्ट्रम बनता है इसका, तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में नज़र आती है। तो असल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही होती हैं वो किस वजह से आती हैं? इलेक्ट्रॉन की जंपिंग जो होती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, उस वजह से आती है। अब देखिए, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्मेशन है ये ऑर्बिट की वजह से हो रही है, तो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्मेशन को ही डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो n से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और n की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू बेटे नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई भी हो सकता है। नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो अब जो नॉन ज़ीरो है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ये 1 हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू आगे तक इसी तरह से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर आगे किसी भी डिजिट तक जा सकती है। अब क्या मतलब है इसका कि n इज इक्वल टू 1? देखें, अगर आप कह रहे हो कि n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है के शेल, के फर्स्ट शेल को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है या ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो n की वैल्यू 2 का मतलब है कि सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल का नाम होता है एल शेल। अगर n की वैल्यू 3 है तो इट मीन्स थर्ड शेल है, थर्ड शेल को हम कहते हैं m शेल। अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है कि n शेल है, और n शेल जो होता है वो फोर्थ शेल का नाम है। ठीक है, तो ये शेल्स के नाम है K, L, M, N। तो n की वैल्यू हमें शेल के बारे में बताती है कि कौन सा शेल है। ठीक है, यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने देखना ये है कि एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। ये जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारे पास है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें किस बारे में बता रहा है? एप्लीकेशंस। इसकी मेन जो है वो 4 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। ये हमें शेल की एनर्जी के बारे में बताता है। देखिए, कोई शेल लो एनर्जी वाला होता है और कोई शेल जो होता है वो हायर एनर्जी वाला होता है। अब ये हमें एनर्जी ऑफ शेल के बारे में कैसे बता रहा है, कैसे इन्वॉल्व है ये एनर्जी ऑफ शेल बताने में? हमने प्रीवियस एक डेरिवेशन इस चैप्टर में पढ़ी, एनर्जी डेरिवेशन। उसमें हमने फाइनल जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था E इज इक्वल टू 13.31 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। अब इसमें n क्या चीज़ है? n जो है वो ऑर्बिट है, n जो है वो शेल है। ये
अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी आप कर रहे हो तो यहाँ पर 1 पुट करोगे, अगर आप सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर जो है वो 2 पुट कर दोगे। तो असल में यहाँ पर जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास एनर्जी की वैल्यू आती जाएगी। तो n हमारी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ शेल। सेम दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ शेल बताता है हमें। रेडियस का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर। एन क्या चीज़ है, अगेन एन इज द शेल नंबर, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब एन की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे। अब सपोज कर लो कि आप जो है वो एम शेल की एनर्जी मालूम करना चाहते हो। अगर आप एम शेल की एनर्जी रेडियस कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करोगे और एम शेल के लिए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 पुट कर दोगे। अब जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आपके पास रेडियस ऑफ एम शेल होगा। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन हो गई। थर्ड जो एप्लीकेशन है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें साइज ऑफ शेल के बारे में बताता है। कैसे बताता है साइज ऑफ शेल के बारे में, ये देखिएगा बेटे कि कैसे अब हमें पता चलता है। अब सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एटम है और ये उसका जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड शेल। अब अगर आप इस तरह से एन ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़रा नोट करें कि जो रेडियस है, जो साइज़ है, इसका साइज़ देखें, इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, तो आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे साइज़ ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमें साइज़ ऑफ ऑर्बिट पता चल जाता है। लास्ट जो पॉइंट है फोर्थ वन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, और वो है कि हम n के ज़रिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं शेल्स के अंदर। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 2n स्क्वेयर। ठीक है, 2n स्क्वेयर। यहाँ पर n क्या चीज़ है, यहाँ पर n जो है ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल का नंबर। अगर सपोज कर लो कि आपने मालूम करना है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल, तो जाएगा 2n। अब n की जगह पर आप फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि के शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एल शेल के लिए इसी को करते हैं, तो इस जगह 2 इंटू एन की जगह पर अब हम एल शेल के लिए एन की वैल्यू पुट करेंगे, और एल शेल के लिए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। नाउ वी पुट 2 इन दिस फॉर्मूला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो एल शेल होता है उसमें टोटल मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि के शेल में 2 से कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है। इसी तरह एल शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से कम भी हो सकते हैं, 7 6 5 4 2 1 ये हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमने बताया कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटे ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसकी एप्लीकेशन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ, और सेकेंड जो क्वांटम नंबर है हमारे पास वो हमारे पास है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसका सेकेंड नेम है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताता है, तो बिल्कुल इसी तरह एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें बता रहा होता है सब शेल्स के बारे में या सब एनर्जी लेवल्स के बारे में। सब शेल्स को ही सब एनर्जी लेवल्स कहा जाता है।
तो बेटे ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस के बाहर जो है वो सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में ऑर्बिट्स ही हों, शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं और फिर उन सब शेल्स की अलग अलग ओरिएंटेशंस होती हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें सब शेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। अब ये सब शेल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमने देखना है। प्रीवियस जो कल का हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, बोहर डिफेक्ट्स पढ़े थे। उसमें हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था कि बोहर जो है वो फाइन स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं करता। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, लेट्स सपोज कि ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, ये स्प्लिट हो रही होती है मज़ीद फाइन लाइंस में। जैसे हमने देखा था एच एल्फा बाल्मर सीरीज़ की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मज़ीद 5 फाइन लाइंस में डिवाइड हो रही होती है। तो बोहर इन फाइन लाइंस जो हमारे पास आ रही थी इनको हमने फाइन स्ट्रक्चर्स कहा था। इन फाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बोहर का कॉन्सेप्ट। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इनको एक्सप्लेन करता है। ये देखें, ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें नज़र आ रही होती है किसकी वजह से नज़र आ रही होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से। जबकि यानी ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो, और ये जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं किसकी वजह से आ रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं सब शेल्स की वजह से, क्योंकि असल में शेल्स के अंदर मजीद सब शेल्स होते हैं। तो ये उन सब शेल्स की वजह से लाइंस आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल की अगर हम बात करते हैं तो एल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। इसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी जो भी आपके पास n की वैल्यू है उसमें से आप 1 डिजिट माइनस कर दो तो आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से अगर हम बात करें n की, n हमारे पास 1 से स्टार्ट हुआ था तो -1 यानी एक डिजिट छोटा, और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? 0। l की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनका क्या मतलब है। ये 0, 1, 2, 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने ये देखना है। ठीक है, अच्छा बेटे, अगर L की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है S सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब होता है P सब शेल। L2 वैल्यू अगर हो तो उसका मतलब होता है D सब शेल है, और L की वैल्यू 3 आती है फॉर F सब शेल। जिस तरह से हमने शेल्स के नाम पढ़े कि शेल्स के नाम होते हैं KLMN, इसी तरह इन शेल्स में जो सब शेल्स मौजूद होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं SPDF से। ठीक है, अब ये SPDF किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। एक्चुअल में ये जितनी टर्म्स हैं, चारों टर्म्स हैं, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स कहलाती हैं। हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हुए इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं और वहाँ से हमने ये एब्रीवेशंस निकाले हैं। तो अब यहाँ पर मेन फोकस हमने करना है इन सब शेल्स के ऊपर। हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स आ गए, SPDF, 4 तरह के हमारे पास क्या आ गए हैं? सब शेल्स आ गए। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? सिंपल सी बात है, देखें, अगर हम कहते हैं के शेल, ठीक है, के शेल, अगर हम के शेल की बात करें तो हम मालूम करना चाहते हैं के शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। तो एक सिंपल सा हिंट है उसके लिए कि आप शेल का n नंबर देख लिया करें। हमें पता है कि k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब है इसमें सब शेल भी एक ही होगा और वो होगा 1s होगा। अगर हम बात करते हैं L शेल की, L शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो देखिए L के लिए n की वैल्यू होती है 2। L के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2। अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर L के लिए वैल्यू n की 2 है, 2 का मतलब होता है कि ये सेकंड शेल है और सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होंगे। 2 सब शेल कौन से होंगे? एक होगा S और दूसरा होगा P। तो
एल शेल में, सेकेंड शेल में दो सब शेल्स होते हैं एस एंड पी। अब चूंकि ये सेकेंड शेल है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे 2s एंड 2p। अगर n की वैल्यू 3 आ रही है इट मीन्स के ये कौन सा शेल है, ये हमारे पास शेल है m शेल। ठीक है, अगर हमारे पास m शेल मौजूद है तो m शेल, अब ये देखें m शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 3 है। ये तीसरा शेल है, अगर शेल तीसरा है तो उसमें ऑर्बिटल भी 3 ही होंगे। अगर शेल तीसरा है तो तीसरे शेल में, सॉरी ऑर्बिटल नहीं सब शेल, तीसरे शेल में सब शेल भी 3 ही होंगे। कौन कौन से होंगे, एस, पी और तीसरा कौन सा होगा, डी। अब चूंकि तीसरे शेल के सब शेल्स हैं तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। सेम इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 आती है तो इसका मतलब है ये कौन सा शेल है, ये n शेल है। और n शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, अगर ये चौथा शेल है तो चौथे शेल में 4 ही सब शेल्स होंगे। 4 कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। अब चूंकि ये फोर्थ शेल था तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरह से हर शेल में मजीद सब शेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम सब शेल्स में किस तरह से फाइंड करेंगे। पहले हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए थे शेल्स में, अब हम देखते हैं कि सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर सब शेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास है 2 × 2l+1। यहाँ पर L एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। अब देखें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि S सब शेल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में L की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इट मीन्स के S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह पी सब शेल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पर L जो है, L की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप इस फॉर्मूले में L की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आप ज़रा गौर करें तो इनके दरमियान में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स का गैप नज़र आएगा। ठीक है, 6 और 10 के दरमियान में 4 का गैप है, 10 और 14 के दरमियान में 4 का। वैसे तो अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं हम F तक ही इसको करते हैं, लेकिन अगर F से आगे जैसे FG अगर सपोज करें अगर होता हमारे पास तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाती है, अब इसमें 4 ऐड कर दो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन ये अभी है नहीं, हमारे पास जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो हमारे F तक ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें जहाँ पर सब शेल्स का कॉन्सेप्ट देता है, हमें बताता है कि उन सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इसकी सब शेल्स की शेप्स के बारे में भी बताता है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो पढ़े SPDF सब शेल्स पढ़े हैं, S सब शेल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास S सब शेल होता है वो सुफेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है, सुफेरिकल इन शेप होता है, बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल की शेप होती है उस तरह से सुफेरिकल इन शेप होता है। अगर हम P सब शेल की बात करें, ये मैंने S सब शेल ड्रॉ किया है। ठीक है, सब शेल ड्रॉ किया है। अगर हम पी सब शेल की बात करें तो पी सब शेल जो होता है वो डंबल की तरह होता है। अब डंबल शेप कैसी होती है, इस तरह से उसके लोब्स होते हैं। एक लोब ये होता है बिल्कुल एग की तरह का और दूसरा लोब इसी तरह का यहाँ पर होता है, तो ये 2 लोब्स होते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ पी सब शेल आर कॉल्ड लोब्स। इनको हम क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं, जो फूला हुआ हिस्सा होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है।
इस शेप को हम कहते हैं डम्बल शेप, ठीक है। ये मैंने शेप ड्रॉ की है पी सब शेल की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डी सब शेल्स होते हैं, डी सब शेल्स की इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये कुछ इस तरह की शेप होती है, बाकी डिटेल में हम आगे टॉपिक आएगा उसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ इस तरह की शेप होती है और इसको कहा जाता है सॉसेज शेप, ठीक है। इसको सॉसेज शेप कहा जाता है। एफ़ को हम नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि एफ़ जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है और वो हमारी सिलेबस में डिस्कस नहीं की गई है, ठीक है बेटे। तो ये हमने 2 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए आज। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे।